डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा कोशिका द्रव्य को ये भी बताए थे कि दो भागों में बांटते हैं, एक तो कोशिकांग, दूसरा निर्जीव पदार्थ। ठीक है, तो आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये कोशिकांग क्या होता है, कोशिकांग किसे कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार एक मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं और प्रत्येक अंग का अपना एक निश्चित कार्य होता है, जैसे हाथ का किसी वस्तु का उठाना, पैर का जो टांगे होती हैं इनका काम होता है चलना। ठीक है, इसके अलावा आँखों का काम होता है देखना। ठीक है, इस प्रकार इन सभी अंगों का अपना एक निश्चित कार्य होता है और ये सभी अंग मिलकर शरीर के साथ कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य में बहुत से सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। अर्थात कहने के मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को ही हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का अपना एक निश्चित कार्य होता है, एक निश्चित फंक्शन होता है। ठीक है, उन्हीं कोशिकांगों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला कोशिकांग जो होगा, पहला कोशिकांग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला कोशिकांग जो होगा वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला कोशिकांग जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम शॉर्टकट में ER भी कहते हैं और हिंदी में इसे अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। हिंदी में इसे अंतःप्रद्रवी जालिका के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि इसका हिंदी नाम अगर प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो बड़ा कठिन लगता है, इंग्लिश ही इसका टर्म अच्छा लगता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कहते हैं, प्रथम कोशिकांग है। देखिए, इसकी खोज किसने की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम किसने देखा या किसने खोज किया। तो पहले खोजकर्ता के नाम जानेंगे। खोजकर्ता KR पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1945 ईस्वी में इसकी खोज की। KR पोर्टर 1945 ईस्वी में सर्वप्रथम KR पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज 1945 ईस्वी में की। ठीक है, अब इनकी संरचना के बारे में जान लिया जाए, कहाँ पाया जाता है, इसकी संरचना कहाँ होती है। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली एक कोशिकांग होता है। ठीक है, तो संरचना के बारे में जानेंगे। दूसरा हो जाएगा संरचना, स्ट्रक्चर। देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह कोशिका द्रव्य में विस्तृत रूप से, ये देखिए, कोशिका द्रव्य में विस्तृत रूप से फैली हुई, ठीक है, बंद और चपटी झिल्लियों से मिलकर बनी हुई एक संरचना होती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में विस्तृत रूप से फैली हुई बंद चपटी झिल्लियों का एक संरचना होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है यह दोहरी परत से मिलकर बनी होती है, दो परतों से ये मिलकर बनी होती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे कि यह कहीं कहीं पर केंद्रक कला से जुड़ी होती है। ये केंद्रक कला है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक कला से जुड़ी होती है और चारों तरफ कोशिका द्रव्य में फैली हुई, छितरी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह मुख्य रूप से 3 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। वो कौन कौन सी 3 संरचनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। पहली संरचना देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है।
पहली संरचना इसमें है, पहली संरचना सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी है, देखिए सिस्टर्नी जो होती है यह लंबी, चपटी और शाखाविहीन नलिका होती है। लंबी, इसकी फिगर बना देते हैं। ये लंबी, चपटी होती है और शाखा विहीन नलिका होती है। इनकी जो भी नलिकाएं होती हैं एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती है, एक दूसरे के समानांतर ये व्यवस्थित होती है। तो ये पहली संरचना है जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर बना होता है। दूसरी संरचना देखेंगे, थैलियां होती हैं, इसको वेजाइकल कहते हैं, ठीक है। यह दूसरी संरचना होती है। देखिए जो थैलियां होती हैं यह अंडाकार अथवा गोलाकार होती हैं, ठीक है, इस प्रकार। अंडाकार या गोलाकार होती है, ठीक है। और तीसरी जो संरचना होती है, तीसरी संरचना जो है उसको हम कहते हैं नलिकाएं। ट्यूबुल्स कहते हैं इंग्लिश में। तीसरी संरचना जो है उसे हम नलिकाएं कहते हैं अथवा ट्यूबुल्स कहते हैं। देखिए ये जो नलिकाएं होती हैं यह अनियमित आकार की होती हैं, ब्रांचेज होती है, शाखाविंत होती हैं, ठीक है। और ज्यादातर इनका एक सिरा जो होता है केंद्रक कला से जुड़ी होती है, इस प्रकार। इस प्रकार ब्रांचेज होती है, यहाँ फिगर हम बना देते हैं। इस प्रकार होती है, ठीक है। इसका एक सिरा जो होता है केंद्रक कला से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा जो होता है स्वतंत्र होता है, ब्रांचेज होती है, ठीक है। तो ये तीन संरचनाएं हैं, सिस्टर्नी, थैलियां और नलिकाएं। ये तीनों संरचनाएं जो मिलकर किसकी रचना करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रचना करती है, ठीक है। तो ये रहा संरचना, किसने खोज किया, कहाँ पाई जाती है, ये सारी बातें बता दी। आगे है इसका प्रकार। क्या है प्रकार? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार, ठीक है, काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है राइबोसोम के उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला देखेंगे, इसे हम कहते हैं कणिका ठीक है, कणिकामय ईआर कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रफ ईआर, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं अथवा इसको कहते हैं कणिकामय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। पहला प्रकार है, देखिए इस प्रकार का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके सतह पर छोटे छोटे कण के समान संरचना पाई जाती है। छोटे छोटे कण के समान राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम के कण इनके सतह पे पाए जाने के कारण इनका सतह जो है खुरदुरा दिखाई देता है, ठीक है, रफ दिखाई देता है। जैसे अगर त्वचा है, त्वचा पर अगर छोटे छोटे मुहासे हो जाए या ये कहें कि दाने हो जाए, ठीक है, फुंसी हो जाए, तो वो
त्वचा कैसा दिखाई देगा, रफ दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम के कण उपस्थित हैं तो इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो होगा, दूसरा देखेंगे, दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा अकणिकामय ER कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको अकणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सतह पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अकणिकामय। देखिए इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सतह होती है वो एकदम चिकना होता है, इसलिए इसको हम दूसरे तौर पर हम कह सकते हैं कि यह चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहला सकता है। ठीक है, तो इस पे राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम अकणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये दो प्रकार हो गया। ठीक है, अब इनके कार्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जो कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया या प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है, क्योंकि यही सतह प्रदान करता है राइबोसोम को रहने के लिए। इस प्रकार यह प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया में क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है, जो कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दूसरा कार्य देखेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आवागमन करने में सहायता करता है। देखेंगे कि जो भी पदार्थ होते हैं केंद्रक द्रव्य में जो भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को, ठीक है, कोशिका द्रव्य में या कोशिका द्रव्य से पदार्थों को केंद्रक द्रव्य में भेजने का कार्य यही करते हैं, क्योंकि यही मार्ग प्रदान करते हैं जिनके कारण कोशिका द्रव्य से साइटोप्लाज्म से जो भी पदार्थ होते हैं वो केंद्रक में पहुंच जाते हैं, या केंद्रक से जो भी पदार्थ होते हैं वो कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं। या ये भी होता है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों का आवागमन जब होता है तो उसमें भी मार्ग प्रदान करने की सहायता करते हैं। इस प्रकार पदार्थों के आवागमन में सहायक होते हैं। ये दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य देखेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह एक प्रकार का झिल्ली है, दो परतों से मिलकर बनी होती है और पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में फैली होती है। ठीक है, जिनके कारण कोशिका जो होता है वो फैल जाता है। इनके फैलने के कारण ये जब दाब बाहर की ओर डालता है तो कोशिकाएं क्या होती हैं, फैल जाती है। इस प्रकार यह कोशिका का क्या करता है, कंकाल का कार्य करता है। जैसे माना जाए हम लोग के बॉडी में अगर कंकाल न रहे, हड्डियां न रहे, केवल मांसपेशियों से ही मिलकर बना है तो हम लोग का बॉडी सिकुड़ जाएगा और छोटा भी हम कर सकते हैं दाब डालकर। लेकिन हड्डी पाए जाने के कारण हम लोग ऊपर से दाब डालेंगे तो वो दाब ज़्यादा नहीं डाल पाएगा, जिससे बॉडी जो है सिकुड़ नहीं पाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये चारों तरफ फैली होती है कोशिका द्रव्य में, जो एक कंकाल की भांति कार्य करती है और कोशिका को सिकुड़ने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, इस प्रकार ये कंकाल की भांति कार्य करती है। ठीक है, 3 कार्य। चौथा कार्य देखेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह कोशिका के कोशिका भित्ति और केंद्रक कला के निर्माण में भी भाग लेती है। ठीक है, आप लोग बताए होंगे जो भी प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल के बाहर एक मोटी आवरण होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं अथवा कोशिका भित्ति कहते हैं। यही है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, इस सेल वॉल का और ये केंद्रक कला है।
क्या है, केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला। इस केंद्रक कला और इस कोशिका भित्ति के निर्माण क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। अगला कार्य देखेंगे कि जो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह ग्लाइकोजन के संग्रह में भाग लेता है, यानी यह ग्लाइकोजन का संग्रह करता है, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम कार्य हो गया, ठीक है। तो ये प्रमुख कार्य है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन अगले कोशिकाओं को हम पढ़ेंगे।